नमस्कार मित्रों। जैसा कि हम सबको पता है चुनाव चल रहे हैं और उत्तराखंड राज्य के मूल निवासी होने के नाते मेरी भी जिम्मेदारी बनती है कि अपने राज्य हित के बारे में हम सोचें। और क्योंकि उत्तराखंड राजनीति से हटके भी बहुत मायने रखता है भारत के लिए और भारत की सुरक्षा के लिए भी। जैसा कि हम सब जानते हैं कि उत्तराखंड की लगभग आधी से ज़्यादा सीमाएं जो हैं चाइना के साथ लगती हैं और चाइना हमेशा ही भारत के ऊपर अपना दबाव बनाने की कोशिश करता रहता है। इस हिसाब से अगर हम देखें तो ये चुनावी समर में हमको ये सारी चीज़ें भी देखनी पड़ेंगी कि जब हम विकास के मुद्दे की बात करते हैं तो विकास कहीं से आयात नहीं किया जा सकता, उसको उसी जगह पे विकास को शुरू करना पड़ता है, उसी जगह से उत्पादित करना पड़ता है। तो ये जिम्मेदारी केवल सरकारों की नहीं होती है, ये जिम्मेदारी वहाँ के नागरिकों की भी होती है जिस जगह के विकास के बारे में बात की जा रही हो या जिस जगह के विकास के लिए हम प्रयासरत हैं। तो स्थानीय स्तर पर अगर कोशिश करेंगे तो विकास की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। लेकिन अगर हम सिर्फ दिल्ली की तरफ देखते हैं और वहां से हम विकास को आयात करने की कोशिश करेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि हम वो अचीव कर पाएंगे जिसके लिए हमने उत्तराखंड का निर्माण किया था। हम सब जानते हैं कि जब उत्तराखंड आंदोलन हुआ था तो बहुत सारी ऐसी पार्टियां थी जो नहीं चाहती थी, कभी भी नहीं चाहती थी कि उत्तराखंड बने, या कुछ ऐसी पार्टियां थी जो चाहती थी कि जिनका नारा ही विशेष रूप से होता था कि चीन नजदीक दिल्ली दूर। तो आप इससे समझ सकते हैं कि उत्तराखंड के लिए एक राष्ट्रवादी सरकार या राष्ट्र के प्रति चिंतन रखने वाली सरकार की कितनी ज्यादा जरूरत है। हालांकि उत्तराखंड की सभी सीमाएं जो भी चाइना के साथ लगती हैं वो 1962 के बाद से आवागमन के लिए पूरी तरह से बंद है, लेकिन ये सिर्फ भारत की तरफ से हुआ है। चीन की तरफ से इस पे कितना प्रतिबंध है अपने नागरिकों के लिए, इस बारे में हम कुछ नहीं जानते हैं और ना ही हमें पता है। हम अपनी सीमा, यहाँ तक कि जो नीति माणा या जो भी सीमांत इलाके हैं, चाहे वो नेपाल की तरफ से हो चाहे वो गढ़वाल की तरफ से हो, वो सारे इलाके चाइना के हमेशा ही एक सॉफ्ट टारगेट के रूप में चाइना उनको देखता है और कभी भी वहां पर आने की कोशिश करता रहता है। बहुत अभी कुछ सालों पहले तक हमको इस बॉर्डर की हलचल के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं चल पाता था, लेकिन अब थोड़ा टेक्नोलॉजी के बढ़ जाने के बाद और सूचना क्रांति के आ जाने के बाद इन पहाड़ी क्षेत्रों में हमको गतिविधियों के बारे में पता चलता रहता है। इस मामले में जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, चाहे वो चार धाम यात्रा के लिए उन्होंने जो सड़कों का निर्माण किया, बेसिकली वो स्ट्रैटेजिक रोड ही हैं। उसको हम किसी भी नाम से भले ही बुला लें, हम उनको चार धाम बोलें या हम उनको किसी और तरीके से बोलें, लेकिन अगर हम उसको गहराई से देखें तो चीन तक पहुंचने वाली ये सड़कें हमें उस स्थिति में बहुत मदद करेंगी जब चाइना की तरफ से किसी तरह की हरकत हमारे लिए होती है या किसी भी तरह की डिस्टरबेंस पैदा होती है, तो हमको ये मदद करेंगे। इसके अलावा जो ट्रेन की बात अभी चालू है और ट्रेन जो है वो बहुत हद तक काफ़ी हद तक उस पर काम हो चुका है, तो ट्रेन जब हमारे सीमांत क्षेत्र में आ जाएगी तो उससे आवागमन बहुत आसान हो जाएगा, पर्यटन की संभावनाओं को अपार पंख लग जाएंगे। इसके अलावा जो स्थानीय उत्पाद होंगे उसके वितरण में उसको डिस्ट्रीब्यूट करने में भी हमको बहुत सारी आसानी हो जाएगी, क्योंकि जितनी स्पीड से हमारा ट्रांसपोर्टेशन रहेगा उतनी स्पीड से हमको इनकम भी जनरेट कर पाएंगे। इसके अलावा हमारे लिए राज्य के अंदर ही घूमना, पहले हमारे लिए टिहरी से चमोली जाना भी एक बहुत बड़ा टास्क हुआ करता था, लेकिन आज ऐसा नहीं। आज हम देहरादून से 4 घंटे में ही गढ़वाल के अंदरूनी इलाकों में पहुंच जाते हैं। इवन कई बार तो आप देहरादून से वहां जाके वापस भी आ जाते हैं। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो इन यातायात की इन बढ़ती सुविधाओं की वजह से जो व्यक्ति है जो देहरादून में रहता है या जो व्यक्ति गांव में रहता है, सीमांत इलाकों में रहता है, उसके लिए सुविधाओं तक पहुंचना भी आसान हो गया और वापस अपनी जड़ों तक जाना भी आसान हो गया। इससे जो हम रिवर्स पलायन की हम बात करते हैं तो उससे
इस तरह की सुविधाओं से रिवर्स पलायन को भी बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। और हम जहाँ तक मेरी समझ है और जहाँ तक मैंने अनुभव किया है कि सड़कों के मामले में भारतीय जनता पार्टी के अलावा शायद ही कोई सरकार ऐसी हो जिसने इतना फोकस रखा हो सड़कों के विकास के लिए, खासकर ट्रांसपोर्टेशन, स्पेशली ट्रांसपोर्टेशन पे जिसका इतना फोकस रहा हो। और उत्तराखंड राज्य बने हुए आज 22 साल करीब हो गए हैं, और इन 22 सालों में अगर हम विकास की परिपाटी को देखें तो हमको बहुत कुछ बदला हुआ नज़र नहीं आता, सिवाय एक नाम के कि हम उत्तराखंड के राज्य के निवासी हैं या हम उत्तराखंड राज्य से आते हैं। लेकिन विकास की जो हम बात करते हैं, जैसे हमारा ही पड़ोसी राज्य है हिमाचल, हमने देखा कि हिमाचल का जो डेवलपमेंट है वो बहुत ही वृहद स्तर पर है। और ऐसा नहीं है कि वहाँ की ट्रेन्स बहुत आसान है, वहाँ जाना बहुत आसान है, ऐसा वहाँ पर भी नहीं है। लेकिन जो वहाँ की गवर्नमेंट रही है उनका फोकस हमेशा से रहा है कि वो हर एक आदमी तक सड़कें पहुँचा सके, जिससे अंदरूनी इलाकों में होने वाली जो उपज है उस तक भी जो व्यापारी हैं उनकी पहुँच हो जाती है, और वो वहाँ से उनका जो उपज है उसको खरीद पाते हैं और उसका डिस्ट्रीब्यूशन कर पाते हैं। तो आपको अपनी ही जगह पे इनकम मिलती है। तो उत्तराखंड के मायने न केवल सियासी हैं, इसके मायने भारत की सुरक्षा को लेकर भी हैं। तो अभी जो चुनाव हो रहा है, मेरी अपील ये रहेगी आप लोगों से कि आप इसमें केवल व्यक्तिगत हित ना देख के और केवल इन खोखले वादों पे ना जा करके कि हम विकास की कोई नई परिभाषा लिखने वाले हैं, बल्कि देश की सुरक्षा की भी गारंटी को साथ में रखते हुए उसी ही पार्टी को वोट करें जो आपको राज्य की सुरक्षा और सीमाओं की सुरक्षा में भी मदद करती हो और जिसका फोकस रहा हो। धन्यवाद।